प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पेशावर में पीडीएम का जलसा हुआ। हुकूमत के मुताबिक ये जलसा नाकाम रहा और उनका कहना यह था। शिबली फराज साहब आज आए अपना रद्दअमल देने के लिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की अपील पर लोगों ने इसमें शिरकत नहीं की, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा था कि कोरोना के फैलने का खदशा है, इसमें शिरकत ना करें। तो वो शुक्रिया अदा करते हैं आवाम का कि उन्होंने वज़ीर आज़म के कहने पर जलसा में शिरकत नहीं की और जलसा नाकाम हो गया। लेकिन बहरहाल तकरीरें हुई। इसमें बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी तकरीर की। अगरचे इस तकरीर का कंटेंट वही था जो पहले वो कहते आ रहे हैं। अब बिलावल साहब जो हैं दिसंबर शुरू होने को है, लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी। इतने पूरे एतमाद वो किस बुनियाद पर हैं, ये अपने तौर पर एक सवाल है। लेकिन बहरहाल वो अभी भी ये कह रहे हैं। आमतौर पर माजी में दी गई कोई डेडलाइन जब करीब आने लगती है तो उसकी डेट एक्सटेंड कर दी जाती है। लग ये रहा था कि जैसे जैसे दिसंबर करीब आएगा शायद बिलावल मार्च की तारीख देने लगेंगे और कहेंगे कि जी मार्च तक हुकूमत चली जाएगी और फिर शायद ये तारीख फिर बढ़ा दें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो जनवरी पर डटे हुए हैं कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी। ये एतमाद किस बुनियाद पर है उनका? एक तो ये। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज अपनी तकरीर में कुछ एक जो नया एलिमेंट डाला है वो ये कि वो कह रहे हैं कि खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। उनके तमाम जो करीबी हमारे दोस्त ममालिक हैं वो सब नाराज़ हैं और वो जिनके साथ कशीदगी थी उनसे कशीदगी बढ़ गई है, जिनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे उनके साथ ख़राब हो गए हैं। एक एक मुल्क का नाम लेकर उन्होंने जिक्र किया और हुकूमत पर को खासी तनकीद का निशाना बनाया। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं। मरियम साहबा तकरीर नहीं कर सकी और वजह उनकी दादी का इंतकाल की खबर, उस पर भी उन्होंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट की है। सबसे अहम नुक्ता यह था उनकी इंतकाल के बाद एक तो सब ने अफसोस का इजहार किया, ताज़ियती पैगामात भेजे। तमाम मुल्क की अहम शख्सियात ने उन पर उनसे, उनके ख़ानदान से, सोगवारान से दिली अफसोस का इजहार किया। लेकिन उसके बाद जो सवाल पैदा हो रहा था कि क्या अगर उनकी तदफीन यहाँ पाकिस्तान में करने का फ़ैसला किया जाता तो क्या मरियम साहबा और बाकी जो ख़ानदान यहाँ पर मौजूद हैं उनके अलावा बैरून मुल्क मुकीम लोग वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और जो नवाज शरीफ साहब के बेटे जो हैं वो दादी की आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए यहाँ मुल्क में वापस आएंगे। तो इस पर मरियम साहबा कह रही हैं कि हमने दरख्वास्त किया है नवाज शरीफ साहब से कि वो वापस ना आएँ। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने उससे भी अफसोस का इजहार किया है कि हुकूमत ने उनकी दादी की वफ़ात की इत्तला जलसे में उन तक क्यों नहीं पहुँचाई। मेरे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मेरे साथ एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मुझे ज्वाइन करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम से, क्योंकि उनकी मेज़बानी में आज जलसा हो रहा था पेशावर में जिसको हुकूमत ने नाकाम करार दिया है। शजील मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर। सदाकत अब्बासी साहब, मैं ये एक तो ज़रा जलसे पर कमेंट कर दीजिएगा कि क्योंकि देखने में तो लग रहा है कैमरे की आंख से कि लोग बाहर आए हैं, उन्होंने शिरकत की है। जिस तरह से आमतौर पर जलसों में लोग आते हैं, इसको एक नाकाम जलसा किस बुनियाद पर हुकूमत कह रही है? जी सदाकत भाई साहब। असदुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, इस जलसे का मेज़बानी जैसे आपने बताया कि JUI कर रही थी और JUI नॉर्मली मदरसे जो है इनके पास काफ़ी सारी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन पेशावर जैसे शहर में, इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में इतने कम लोगों का आना, मेरा ख्याल है कि जो सब ने अपील की थी कि कोरोना की वजह से जो उन्होंने ज़िद की थी, एक तो वो लोग नहीं है, दूसरा वैसे पेशावर PTI का एक गढ़ है, पहले पिछले इलेक्शन में भी और इस इलेक्शन में भी। और इन ऑपोजिशन की जो PDM है इनके पास कुछ देने को, कुछ बेचने को है भी नहीं और सबको पता है कि ये गुरूब होने वाला एक सूरज है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इनकी बात को तवज्जो दी है। चंद कमिटेड जो वर्कर्स होते हैं वो हर पार्टी के पास होते हैं, हर कैंडिडेट के पास होते हैं, हारने वालों के पास भी होते हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने भी इनकी कॉल जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं तो अभी आपके विजुअली देख रहा हूं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मुझे भी 15 साल हो गए हैं जलसे करते और कराते हुए, ये बिल्कुल बहुत बड़ा फ्लॉप था। 11 पार्टियां जो है अगर मिल के 1100 बंदा भी ना निकाल सकें तो मेरा ख्याल है कि इनको अभी अपना ठिया ठम्बा बंद करके तो ये दुकान बंद कर देनी चाहिए जो इनकी नहीं चल रही। एक चीज़ और अब्बासी साहब, मैं अभी मरियम साहबा की ट्वीट का जिक्र कर रहा था, उसके दो हिस्से थे। एक तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने इतनी भी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया कि इतनी इंसानियत उनमें नहीं थी कि वो मेरी दादी के इंतकाल की इत्तला मुझ तक पहुँचा देती। हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि उनकी दादी की इत्तला उन तक पहुँचाती। अगर थी तो क्यों नहीं ये ज़िम्मेदारी सर अंजाम दी गई? उनके मुताबिक ये आपकी ज़िम्मेदारी थी। असदुल्ला, मैं अभी आते हुए मैंने ट्वीट पढ़ा, यकीन माने जो ही हमें खबर मिली है
सब ने उनके साथ ताज़ियत की है, अफसोस का इजहार किया, वजीर आज़म, सदर, आर्मी चीफ, हम सब लोग जो उनके सियासी मुखालिफ हैं। लेकिन मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि बड़ी छोटी बात उन्होंने की, ये इस एक ही ट्वीट किया अपनी दादी की मौत पे, वो भी सियासत से भरा हुआ था। तो कितनी डेस्परेट मुझे लगी इस बात पे कि दादी आपकी फौत हुई है और कसूर हुकूमत का है। मैं तो कहता हूँ चले अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो तो मुल्क से बाहर थी और बुजुर्ग भी थी, और चलें उनकी हम उनके लिए और उनके ख़ानदान के लिए हमें अफसोस भी है। लेकिन उतना ही अफसोस मरियम साहबा के रवैये पे है कि कोई मौका वो छोटी बात करने का जाने नहीं देती। ये भी इस बात में कि हमने कोई ज्यादती कर दी कि उनको इतला नहीं दी, हालांकि ये ख़ानदानी मामलात हैं, वो कोई सियासी खातून नहीं थी। और मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ आजकल के दौर में उनके हाथ में हर वक्त फ़ोन होता है और व्हाट्सएप हर जगह चलता है, उनको ये बात करनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने बड़ा एक उनके हमदर्दी का माहौल था। अब मजबूरन हमें उनकी इस छोटी हरकत पे जवाब देना पड़ा, वरना आज उनके ख़ानदान के लिए अफसोस का मकाम है। हमें उनसे हमदर्दी और उनके इज़हार ताज़ियत ही करना चाहिए था। लेकिन ये मरियम साहिबा हैं जिन्होंने अब इसका रुख मोड़ा है कि वालिद साहब, हमें पता है कि आपके इससे पहले जब आपकी वालदा फौत हुई तो भी उनके बेटे नहीं आए थे। आपके ख़ानदान की शायद ये रस्म है कि आप को इंग्लैंड ज़्यादा पसंद है और वो अपनी धरती पसंद नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस पे आज सियासत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मरियम साहिबा ने हमें मजबूर किया कि उनका जवाब। बहरहाल ख़ानदान के लिए एक अफसोस का पहलू अपने लिए भी ये है कि जब नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब वफ़ात उनकी हुई थी तो तब भी वो सऊदी अरब में थे, जिला वतन थे, और उनके जनाजे में यहाँ पर पाकिस्तान में शिरकत नहीं कर सके थे उनकी आखिरी रसूमात और तदफीन में। और आज जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है तो शायद आज भी वो नहीं आ पा रहे। इस पर एहतशामुल हक साहब, जो दूसरा हिस्सा है ट्वीट का मरियम साहबा ने जो कहा है वो ये कि हमने नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त की है कि वो वापस ना आए क्योंकि हुकूमत बहुत जालिम है, ये इंतकाम लेना चाहते हैं और ये इंसानियत से बालातर होकर नहीं सोचेंगे, इसलिए आप जो है वो इसमें शिरकत ना करें। आपके ख्याल में अगर वो वापस आते हैं तो ज़ाहिर कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी होगी, फिर पैरोल पर रिहाई होगी, फिर उनको वो आखिरी रसूमात में शिरकत करने के बाद फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो आपके ख्याल में ये फैसला कैसा है अगर वो वापस ना आने का फैसला करते हैं? देखें असद, मेरे लिए तो कतई तौर पे इसमें हैरत वाली बात कोई नहीं है कि जो मरियम साहबा ने उन्हें कहा कि आप ना आएँ। अगरचे ये हंसने वाली बात है माज़रत के साथ, तो मैं तो यही कहूँगा कि जी उधर से नवाज शरीफ साहब ने जाने की तैयारियां कर ली, ज़रा ये बता रहे हैं, लेकिन साथ ही मरियम साहबा कहती हैं आप ना आएँ, हसन हुसैन भी कह रहे हैं ना आएँ, और इसहाक डार साहब भी कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि आप ना जाएँ। तो मेरा ख्याल है ये तो सिर्फ बात की हद तक की है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो किसी सूरत में नहीं आएंगे अनलेस के कोई उनको नज़र आ रहा हो दूर दूर तक के भाई कोई हुकूमत जाने वाली है, ख़त्म होने वाली है। दुआएं कर रहे हैं, ये अलहदा बात है कि माशाल्लाह लग जाए, जो कुछ हो जाए, ये हुकूमत जाए, वो तो एक दूसरा बहस है। असल बात है कि स्टेज पे मरियम साहबा का ये कहना ठीक है। पहली तो बात ये मेरे लिए आजकल के ज़माने में असद बड़ी हैरत की बात है कि कोई कहे कि जी हुकूमत को चाहिए था कि उनकी दादी की मरने की खबर उन तक पहुँचाई जाती है। अभी तो ज़लाया बराग इतने तेज़ हैं, टेलीफोन है, हर चीज़ है। वो वक्त चला गया जब नहीं होती थी। या तो होता ना कि जी सिर्फ गवर्नमेंट को इतला, वैसे भी ये वो भी गवर्नमेंट इस तरह की खबरें खानदानी ज़राए से बताते हैं, ये मानने वाली बात कोई नहीं। जी एहतशाम साहब, वैसे भी ऐसी खबरें तो खानदानी ज़राए से आती हैं, खानदान की तरफ से इत्तला दी जाती है, जी आती हैं। जी देखें, ये तो इसमें तो दो राय कोई नहीं है। बाकी मरियम साहबा का ये कहना है कि जी ना उन्होंने ना आना है, ये सिर्फ आपको मुझे दिखाने के लिए, अपने वोटर्स को तसल्ली देने के लिए, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा ओपोनेंट्स असद हमेशा ये कहते हैं कि खून के रिश्ते जो है ना वो इतने ज़्यादा होते हैं कि बंदा परवाह नहीं करता कि मुझे अदालत में जाना है, जेल जाना है वापस। लेकिन नवाज शरीफ साहब का ये तीसरा जो रिस्क लेने वाला काम है वो नहीं करेंगे। मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक मरतबा हुआ, दूसरी मरतबा ये हुआ, तो ये कभी नहीं हो सकता कि जनाब वो आएँ और केसेस भुगतें और वो फिर उनके लिए मुश्किलात हो। लिहाजा इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक जुमला अगर मुझे कहने की इजाज़त दी, जो आपने पहला सवाल किया था, देखें सियासत के सीने में के दिल में कहते हैं, वो कहते हैं कोई कुछ नहीं होता, रहम कोई नहीं होता और आंखों में बिनाई नहीं होती। ये कह देना, मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से 11 पार्टियों का जलसा था, बहुत बड़ा जलसा होना चाहिए था, बहुत बड़ा जलसा वाक़तन नहीं हुआ। जिस तरह खुद अब्बासी साहब मान रहे हैं कि JUI का बहुत बड़ा वहाँ पे एक स्टे है, उनकी पार्टी के लोग हैं, फिर मदारिस हैं, ANP का गढ़ है वो, तो लिहाजा बहुत बड़ा जलसा होने की तवक्को थी। लेकिन इसको कतई तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि जलसा
जलसा नाकाम हो गया, जिस तरह आप देख रहे हैं बाकी जलसे हो रहे हैं। जी। असल बात यह है कि आप हुकूमत की जो बात कहा गया था कि आप जलसे ना करें, वो मना नहीं कर रहे। आप देख लें वो कह रहे हैं शेड्यूल के मुताबिक लाहौर उकाड़ा और बाकी जगहों पे हमने जो करने हैं जलसे हम बाकी भी करेंगे। अब तो बात यह है कि ये जो महाजराई है ये तसादम में तब्दील हो रही है। इसको रोकने के लिए आप देखना प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी तो जलसे किए 4 दिन पहले। जो आप देख लें दूसरी लहर आने के बाद क्यों गए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे फैसलाबाद, उससे पहले आप देख लें मंडी बहाउद्दीन का भी सवात का भी जलसा किया। उसके बाद अगर आप उन्हें कहें कि जी आप जलसा ना करें तो अपोजिशन नहीं मानेगी। तो मेरा ख्याल है ये सियासत जो अफसोसनाक बात है ना, ये ज़ाती लड़ाई में तब्दील हो रही है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा शगुन नहीं है। मैं सदाकत भाई साहब को कहूँगा कि इनिशिएटिव हुकूमत को लेना चाहिए। अगर इसको डिफ्यूज़ करना है, ये वाक़तन कोरोना वाली बात है और इसको दूर करना है, इस मसले को हल करना है, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को कोई ऑलिव ब्रांच ऑफर करनी होगी। अदरवाइज ये महाजराई जिधर लेके जा रही है, मुझे लगता है कि किसी के पास कुछ नहीं रहेगा कहने के लिए। मुफ्ती साहब, हुकूमत का ख्याल यह है कि उन्होंने अपील की थी अवाम से कि कोरोना की वजह से शिरकत ना करें, और लोगों ने हुकूमत की बात मानी है, वज़ीर आज़म की बात मानी है, और कोरोना की वजह से खुद को घरों पे महदूद रखा है, और बहुत ही कम लोग जो हैं उन्होंने शिरकत की आपके जलसे में। ये शिबली फराज साहब ने अभी टेलीविजन पर आकर ये स्टेटमेंट दी। तो हुकूमत का कहना यह है कि जलसा आपका नाकाम रहा, यानी जलसे में लोग नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसमें ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है ना, तो ये लोग अब बेकी बातें करेंगे। इनके पास क्या पैमाना है? मैं तो अभी जलसे से होकर आया हूँ। आप देखने पे कौन बात कर रहे हैं? एहतशामुल हक साहब हैं जी। मैं कह रहा हूँ जिस तरह कोई दरमियान के साथ, मैं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब जिस तरह बलाउल भुट्टो कह रहे हैं ना कि जनवरी हुकूमत चली जाएगी, अभी वो ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा, मुझे एम्पायर से भी लड़ना है। वो मुझे याद आ रहा है असद, वो नवाब अकबर बुख्ती का एक बड़ा मशहूर जुमला वो कहा करते थे, अथॉरिटेटिव इग्नोरेंस। अच्छा चले, आगे कुछ नहीं कहता। मुफ्ती साहब को बात कर लेंगे। जी मुफ्ती साहब, आप बात मुझे करें। एम्पायर से भी तजिया निगारों से भी लड़ना होता है ना। जाहिर है सिफर को सिफर से ज़रब दिया जाए तो सिफर ही होता है। ये ज़रा बर्दाश्त करें, सुने। हमारा मुल्क ऐसा है कि इसमें लोग बुलंद बांग दावे करते हैं ना। अब मैं जलसे से आ रहा हूँ तो मेरी राय ठीक होगी जी, इनकी राय तो ठीक नहीं होगी। ये तो मुखासिमत वाली राय है। मैं समझता हूँ कि मेरी भी सियासी ज़िंदगी है, मैंने इतना बड़ा पावर शो नहीं देखा जो आज KPK ने एक रेफरेंडम दे दिया है। अब इन बेचारों के बाद यही है ना कि डिग्रेड करेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे, नहीं है, लेकिन इनको तैयार रहना चाहिए जनवरी में एक धरने के लिए, जो अवामी धरना होगा और जो खसो खाशाक की तरह इनको बहा कर ले जाएंगी। मैं उनको मशवरा देता हूं कि अपना फाइल वर्क मुकम्मल करें। लेकिन वो मुफ्ती साहब वो धरना तो आप अकेले देंगे ना फिर, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो आपके साथ नहीं होगी। वो पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ है कि वो धरनों की सियासत पे या धरनों के जरिए हुकूमतों को घर भेजने पर यकीन नहीं रखते। तो आप क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब अकेले आ रहे हैं? PDM के प्लेटफॉर्म से तो वो नहीं आएंगे। नहीं, असद वो था। अब हमारे करम फरमाओं ने उनको कायल कर दिया है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में। अब वो हमसे ज़्यादा नाराज़ हैं। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन मैं इनको मशवरा देता हूँ कि आवाम की ऐसी क़ुव्वत होती है कि उसके सामने सर खड़ा नहीं करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए और आवाम की बात मान लेनी चाहिए। ठप्पों की बुनियाद पर कब तक आप हुकूमत चलाएंगे? इस कौम के मौक़िफ़ को तस्लीम करो और कौम के सामने माफ़ी मांगो और नए इंतखाबात करो। ये कौन सी बुरी बात है? हम तो जमहूरी बात कर रहे हैं। अब जलसों से तेज़ी आ रही है, इदारे बदनाम हो रहे हैं, लोगों की वो पोजीशन ख़राब हो रही है, तो बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनने के बाद जब आप जाओगे तो इज़्ज़त में जाने में आपकी खैर है। मुझे उम्मीद है ये लोग हमारे सामने कुछ भी कहें, लेकिन अंदर में ये बेचारे सोच रहे हैं कि हम किस तरह जाएं। तो वो शायर कहता ना, दिल का जाना ठहर गया सुबह गया, जी का जाना ठहर गया सुबह गया या शाम गया। तो ये अब जी का जाना ठहर गया है, लिहाजा इनके साथ गुजारा करना चाहिए। राइट जी, मैं सदाकत भाई साहब का मौक़िफ़ लेकिन शजील मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शजील मेमन साहब, ये जो एतमाद है बिलावल साहब का कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, अब इसके हवाले से अभी जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी जनवरी में धरने के लिए तैयार रहें,
लेकिन पीपल्स पार्टी का तो वाज़ेह मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि वो धरनों की सियासत के जरिए हुकूमतों को घर भेजने के कायल नहीं है। तो धरना अगर जमीयत उलमा इस्लाम फैसला करती है तो पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा तो नहीं बनने जा रही ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि जो भी फैसला होगा वो पीडीएम की क़यादत मुश्तरका करेगी। कोई भी आइसोलेशन में फैसला नहीं होगा और इस वक्त तक तमाम लोग जो हैं वो एक ही हम ख्याल हैं इस वक्त, चाहे PMLN हो, पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो या जितनी भी पार्टियां इस वक्त पीडीएम में शामिल हैं, कोई भी स्ट्रेटजी होगी वो ज्वाइंट स्ट्रेटजी होगी, आइसोलेशन में कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होगी। ठीक है। तो अगर धरने का भी कोई प्लान होगा तो डेफिनेटली। तो फिर ये जलसों से आपको पता है हुकूमतें नहीं जाती हैं। शजील मेमन साहब, ये बिलावल साहब के मैं सुनवा भी देता हूँ। आज बिलावल साहब ने जो कहा है, सदाकत भाई साहब भी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन बिलावल साहब ने आज कहा कि जनवरी में हुकूमत घर जा रही है। क्या, कैसे कहा उन्होंने, किन अल्फाज का इस्तेमाल किया, सुनिए। जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा और अब हिसाब लेने का वक्त आएगा तो आप हिसाब लेंगे। पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल मिलती है शजील मेमन साहब के जलसे करने से हुकूमतें घर चली जाएं? किस बुनियाद पर कॉन्फिडेंट है बिलावल साहब? देखिए जी, बात सिर्फ जलसों की नहीं, इस वक्त जो आवाम का इस वक्त हरकत किया हुआ है, जो आप अगर मुझे नहीं पता कि किस तरह ये लोग कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं, इस वक्त लोगों के हालात बहुत बुरा असर है। हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बचत बाजारें लगवा रहे हैं इस वक्त कि किसी तरीके से लोगों को किसी तरीके की रिलीफ पहुंचा सके। जो आटे के रेट, जो चीनी के रेट, जो इस वक्त ग्रॉसरी के रेट, जो उन्होंने डीजल के रेट बढ़ाए हुए हैं, जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स बढ़ाए हुए हैं, जो उन्होंने गैस के रेट बढ़ाए हुए हैं, टैरिफ सारे बढ़ाए हुए हैं, लोगों का इस वक्त जीना बिल्कुल उन्होंने महाल किया हुआ है। और ये पैंडेमिक की बात करें, पैंडेमिक में भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी किस्म का रिलीफ, कोई किसी किस्म के जो कोई प्रिकॉशन मेजर्स हो, टोटल मेच्योरिटी का मुजाहरा चल रहा है थ्रू आउट की तरफ से, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। हम समझते हैं कि जी इस वक्त हमें अभी निकालने की जरूरत है, ये खुद जाएंगे क्योंकि आवाम का बहुत बड़ा प्रेशर है सबके ऊपर। तो आप देखें कि मुल्क की इस वक्त मईशत का क्या हल कर दिया इन्होंने, फॉरेन पॉलिसी का क्या इन्होंने असर किया हुआ है। इस पोजीशन में आप समझते हैं कि ये हुकूमत चल सकेगी? आप एक अपना सच्चा देते हैं, मुझे छोड़ दें, हम लोग तो ऑपोजिशन से हैं, सदाकत अब्बास साहब हुकूमत में बैठे हैं, आप अगर सीनियर तजियाकार हैं, आप लोग, आप अहमद साहब बैठे हुए हैं, आप बता दें कि आपको चलती हुई हुकूमत नजर आ रही है, मुल्क में कोई मईशत चलती नजर आ रही है, कोई अच्छी इंडिकेशन नजर आ रही है? इस वक्त मुल्क का इन्होंने बहुत बुरा हाल किया हुआ है और इस वक्त अगर ये मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया गया तो खुदा न खास्ता ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। सदाकत भाई साहब के लिए बहुत जमा हो गई हैं, उसका जवाब देंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बासी साहब, इन्हीं वजूहात के बिना पर मुफ्ती साहब के बकौल आज जितना बड़ा इज्तिमा था, इतना बड़ा इज्तिमा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। कोई जवाब हुकूमत के पास? असद साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब पहले आया करते थे, फिर दरमियान में गायब हो गए। तो मुझे इनका वक्त याद है, पिछले साल ये इसी तरह बबांगे दौल धमकियां लगाया करते थे और तारीखें दिया करते थे कि जी वो पर्ची मेरे जेब में है, वो इस्तीफा मेरे जेब में है, अगर जनवरी में ये होगा, फरवरी में ये होगा, मार्च में ये होगा। अफसोस की बात है कि ये आलम दीन है और हमें उलमा के बारे में बड़ी एहतियात से बात करनी चाहिए। लेकिन ये अपना जिस तरह की आज जिस एतमाद से बातें कर रहे हैं, इनको अपनी पिछली बातें सुन के और याद करके थोड़ा सा शर्मिंदा होना चाहिए कि मैंने आलम दीन होने के नाते क्या क्या बातें की थी और क्या मुझे फेस करना पड़ा। बहरहाल जो दूसरी बात है वो जो बात की शर्जील मेमन साहब ने, मईशत के हवाले से ज़रूर मुश्किलात थी, लेकिन ये तो मईशत को मुश्किलात डालने वाले ये तो पीडीएम के जो स्टेज पे बैठे थे वो लोग हैं। इमरान खान साहब ने तो आके खसारे कम किए, इमरान खान साहब के आके एक्सपोर्ट बढ़ाई, उन्होंने आके मईशत का पहिया चलाया। आपकी फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो बंद थी, आज उसमें इतने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि उनके पास लोग नहीं हैं। आपका करंट अकाउंट के खसारे कम हुए, आपके रेमिटेंसेस बढ़े। अल्लाह ताला के फजल करम से मईशत जिसको पीपल्स पार्टी और नून ने ख़त्म कर दिया था, आज वो रिकवरी पे है, रिवाइवल पे है। बहरहाल मुश्किलात भी हैं, तो क्या लोगों के पास ऑप्शन पीपल्स पार्टी और नून है? ये तो अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने जान छुड़ाई थी। अब जो बात रही फॉरेन पॉलिसी की, अल्लाह का फजल है कि जिस तरीके से इमरान खान ने पाकिस्तान का मौक़िफ़, कश्मीर का मसला दुनिया में उजागर किया, पूरे मुस्लिम
मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी की। और अब जो कल इमरान खान परसों अफगानिस्तान गए थे, आज पाकिस्तान दुनिया में पीस मेकर के तौर पे जाना जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया में बड़े जो तनाज़े हैं उनमें हल करने के लिए एक फरीक है, ना कि एक मसला पाकिस्तान को माजी में पोर्ट्रे किया गया। तो मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब की तकरीर का क्या जवाब है। रही बात कश्मीर की, तो वो 20 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, सवाए बिल बढ़ाने के और सवाए लस्सियों पीने के मौलाना फजल रहमान साहब के क्रेडिट में क्या है? कोई एक उनका बयान, कोई एक उनकी कोई कॉन्फ्रेंस, कोई एक उनका पैगाम, कोई वो बता दें कि उन्होंने 20 सालों में क्या किया है। आज तो अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के लीडर को इस्लामी दुनिया एक बड़े लीडर के तौर पे मानती है, और जो दूसरी दुनिया है वो भी इमरान खान साहब की बात मानने के लिए, सुनने के लिए और उनको देखने के लिए तैयार है। इससे पहले तो आपके पास था ही कुछ नहीं। बासी साहब, तो जनवरी में क्या मौलाना साहब अपोजिशन में वो जो बातें करें, आज लोगों ने उन मौलाना फजल रहमान साहब की कॉल पे न आके इनका जो एपीडी जो पीडीएम आप कह रहे हैं ना, गुब्बारे से रही हवा भी निकाल दिया। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इतना बड़ा इज्तिमा उन्होंने पहले कभी देखा नहीं है। आप कह रहे हैं कि लोग नहीं आए। मुफ्ती साहब की बातों का मैं क्या करूं, वो आलिम दीन है, लेकिन जिस तरह की ये बातें करते हैं, मेरा ख्याल है इनको अपने बयान अगर पिछले सुना दें, पिछले साल के, तो ये तो शर्मिंदा हो ना हो, आप और मैं हो जाएंगे। इनका क्या है, ये तो जो दिल में आए कह देते हैं। आप तस्वीर दिखाएं, और मतलब ये जलसे में 11 पार्टियां, मेरा ख्याल है 10-11 हजार बंदा भी नहीं ला सके। तो फी पार्टी अगर 100 बंदा ला नहीं सके, मतलब 1000 बंदा भी फी पार्टी नहीं बनता, तो क्या इनकी बात है? तो मुझे तो ये 1,500-2 हजार बंदा लग रहा है। तो ये तो मेरा ख्याल है 50-50 बंदे फी पार्टी के, और सारे इनके मदरसे भी वहां पे हैं। तो पेशावर में और केपीके में अल्लाह के फजल से 2/3 मेजोरिटी से लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। तो ये ऐसे ही बस अपनी रही से ही जो कसर थी वो भी निकाल दी। अगर ये जलसा कैंसिल कर देते कोरोना के हवाले से, तो शायद इनकी इज्जत बढ़ जाती। जी मुफ्ती साहब। असद कहिए। वो सदाकत साहब से तो हमारी याद अल्लाह है ना। हाँ। ये यहाँ बैठकर अंदाजा लगाते हैं मैं जलसे से होकर आया हूँ, तो किसकी बात मोतबर होगी? आप एक पार्टी भी तो है ना। अब इन्होंने कहा कि हमें तस्वीर नजर आ रही है। तो ये भी पार्टी है ना। ये भी पार्टी है। तो ये भी तो पार्टी है बात है। ये वो पार्टी है जो लाख को हमारे 10,000 बताएगी, 10 को 100 बताएगी, 100 को 10 बताएगी। मैं इनसे जरा बेतकल्फी है तो इनको कहता हूं, खैरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खैरत। जो भी चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। मैं बताना चाहता हूं कि मैं शर्मिंदा इसलिए होना चाहिए कि मैं उस इमरान को ढूंढने के लिए पिछले साल आया था, जो कह रहा था कि 5,000 लोग जमा करो और वो गोनिया जी कह दें तो हम चले जाएंगे। तो देखो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा ना, उनको नहीं होना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि वो पीस मेकर हैं। तो क्या कश्मीर का अपना मसला हल हो गया कि दुनिया में वो पीस बांट रहे हैं? अपना मसला तो हल नहीं हो रहा। और वहां पर 5 अगस्त 2019 में उन्होंने कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत खत्म की है और आपको चैलेंज कर दिया, आपको तकरीर पे टरखा दिया, आप पीस मेकर हैं। ये कहते हैं कि हमने चेयरमैन थे हम कश्मीर कमेटी के, तो कमेटी तो 99 में हैं और कमेटी भी हैं। तो कमेटी से कोई आदमी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन जाता कि वो जिहाद का ऐलान करे, और कमेटी से कोई आदमी वज़ीर आज़म नहीं बन जाता। आप तो अंदर रहते हैं ना, आप एमएनए हैं। अब कश्मीर कमेटी का चेयरमैन सिफारिश दे सकता है ना। जंग तो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जावेद साहब करेंगे, या ये वज़ीर आज़म सिफारिश देते रहे हैं? ये चले यूं कर लें कि हम आपके साथ क्या सिफारिश क्या करते रहे हैं? लेकिन ये तो उनके क्रेडिट पर क्या हम ये करते रहे कि जंग करो। हम तो यही सिफारिश करते रहे कि भाई कश्मीर पे जंग करो। इन्होंने बयान सुना दे, कौन सा वाला बयान था? आपने कभी ये सिफारिश की है कि जंग करो कश्मीर में? मेरी बात असद पूरी तरह सुनो जी। कमेटी का इल्जाम दिया जा रहा है, आपने हमें कब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया है? कब आपने वजीर आजम वजीर खारजा बनाया है? यार कमेटी का चेयरमैन क्या कर सकता है? कश्मीर पर आने से पहले ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं बने, लेकिन अभी शजील मेमन साहब कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धरना हमें देना नहीं पड़ेगा, ये अवाम आकर खुद ही हुकूमत ले लेंगे। ये अवाम इतनी बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं, तो उनका नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। देखें, शर्जील मेमन साहब की एक बात पे तो वजन है। जब वो कहते हैं मईशत खराब है, मईशत खराब है,
मीशत के बारे में बासी साहब कहें जी कि जी इंडस्ट्री का पहिया एकदम से चल पड़ा, इट्स लॉन्ग वे टू गो, बहुत सारे काम करने वाले हैं, मुश्किलात बेताशा हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि माजी की हुकूमतों ने नहीं बहुत कुछ किया। लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो मुख्तलिफ कारणों से इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बन रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन फौरी तौर पे जो मुश्किलात हैं, हम महंगाई के फ्रंट पे देख लें, आप रेवेन्यू के फ्रंट पे, एनर्जी सेक्टर के देख लें, रिफॉर्म ओवरऑल जो देख लें वो नहीं हुई। उसके लिए एक बड़ा लंबा सफ़र तय करने वाली बात है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट से हम बच गए, ये बड़ी बात है। दूसरी बात है कश्मीर के हवाले से 50 सालों में असद ये बात माननी चाहिए कि 3 दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला 50 सालों के बाद 1.5 साल के अंदर अंदर उठाया गया। इसको आप ख़ुद ही मुफ्ती साहब फैसला कर लें कि इससे पहले कितनी दफ़ा ये मामला हुआ था। सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब होता है कि 5 मेंबर जो है टॉप के हैं वो अगर चाहेंगे तो मसला डिस्कस होगा, वरना नहीं होगा। लिहाजा ये किसी हद तक तो मेरा ख्याल है ज़्यादती होगी, कहना कुछ नहीं हुआ। कश्मीर कमेटी के हवाले से मैं नहीं कह रहा, जिस तरीके से हमेशा से फजल रहमान साहब रहे हैं, किसी हद तक ये बात सही भी है कि बहुत कुछ करने के हवाले से कुछ नहीं होता, लेकिन ये कह देना कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, ये भी मेरा ख्याल है ठीक नहीं है, क्योंकि इनके ओपन इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी सिवाय खाने पीने के याशियों के कुछ नहीं हुआ, दौरे किए गए। और बाकी है कि कब मुझे मुफ्ती साहब एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड फजल रहमान साहब का बता दें कि कोई एक बयान या कोई उन्होंने मैसेज भेजा हो हुकूमत वक्त को कि हम लड़ाई चाहते हैं, आए लड़ाई करें, या दुनिया भर में मुकदमा लड़ा हो, कश्मीर कमेटी के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में इस मुकदमे को एक्टिव किया हो कि क्या उनका इसमें किरदार रहा हो। ये भी एक छोटा सा और जवाब दें, मैं शजील मेमन साहब के पास पर जा रहा हूँ, वो ये कि आप क्या देखते हैं अब जो जिस तरह से मुफ्ती साहब ने कहा कि धरना देने जा रही है, हुकूमत धरने के लिए तैयार है, एक तो ये कि आप क्या धरना होता हुआ देखते हैं, और फिर क्या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होता हुआ देखते हैं, क्योंकि पिछले साल के धरने में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दोनों ने सपोर्ट नहीं किया था। देखिए असद साहब, लेकिन असद आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने अपना नुक्ता नज़र तब्दील कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने बात कह दी है कि हम धरनों के खिलाफ हैं, लेकिन अब यह है कि धरना देना पड़ा तो हम देंगे। इसका मतलब है कि इन प्रिंसिपल वो एग्री कर गए हैं कि धरना देंगे। अब यह है कि धरना 126 दिन का देने के बाद भी सदाकत अबाई साहब जो है कि पता है उनको कि हुकूमत नहीं हटा सके थे, कितना आसान है, कितना मुश्किल है। हाँ, ये बात मुझे नजर आ रही है कि ये दबाव बढ़ रहा है, दबाव हुकूमत पे बतदरीज अपोजिशन बढ़ा रही है। क्या इतना बढ़ा पाएगी कि वो इसको हटा सके? एक चीज जो आपने की है शजील मेमन साहब से मैं उसका जवाब लेता हूं। शजील मेमन साहब, बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं शाम साहब के अलावा भी कि अवाम इस मूवमेंट में शामिल नहीं हो, और आप कह रहे हैं कि लोग शामिल हो गए हैं इसमें, आम लोग इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सके, ये बहुत सारे तज्जियाकारों का ख्याल है। देखिए जी, मैं सारे तज्जियाकारों के लिए बहुत ज्यादा एहतराम, अगर हर एक की अपनी सोच है और शायद हर एक का अपना वो अप्रोच है, लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी से जो हमें आवाज आती है हम उसी की तर्जुमानी कर रहे हैं। अगर मैं अपने हल्के से 40-50 हज़ार वोट लेकर मेंबर बना हूँ तो मुझे पता है कि मेरे हल्के के लोगों के मसाइल क्या है और उनके मसाइल का हल क्या है। अगर उनको बिजली, सख्त गर्मियों में 18 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग मिलेगी, अगर उनको सख्त सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी, और इन दोनों के बावजूद उनको अगर ये चीज मिलेगी तो इतनी महंगी मिलेगी कि वो अपने बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एक काम कर ले, इसमें एक प्रोग्राम रख लें कि आज से 2 साल पहले किसी के घर से बिजली का बिल क्या आता था और आज क्या आता है, और फिर क्या आपने अगर ये डिफरेंस आया तो क्या आपने सैलरीज बढ़ाई है, आपने इस बात गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरीज भी नहीं बढ़ाई है, तो बजट किस तरह बनाएंगे वो लोग। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि आम आदमी इसमें शामिल नहीं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जाती हो जाएगी, क्योंकि ये मसला ही तो आम आदमी का है। वो आदमी जो कि तनख्वाहदार तबका है वो बिल्कुल कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। आप किसी एक कमोडिटी को उठा लें, कमोडिटी के रेट कंपेयर कर लें पिछले 2 सालों में, क्यों भाई ये इतना फर्क क्यों आया। आप ये एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं, फैसलाबाद की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़ा अफसोस अब कहना पड़ता है आज भी पूरे अप कंट्री साइड से लोग रोजगार के लिए कराची में आते हैं। मैंने ये सुना कि पूरे अप कंट्री से लोग जो है वो रोजगार के लिए फैसलाबाद जा रहे हो, ये बोलते हैं लेबर नहीं मिल रही, हमारे पास बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, आपको बुला लें उनको। केपीके में आपकी हुकूमत है, सारे केपीके से लोग मजदूरी के लिए तो कराची में आते हैं। आप, मैं तो टैक्स पर बात कर रहा हूँ ना आबादी साहब। लेकिन शजील साहब, इसमें तो 2 राय नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि अवाम परेशान है, महंगाई है, लोगों की मुश्किलात हैं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या ये कन्वर्ट हो रहा है इस बात में कि लोग सड़कों पे आए? देखिए 77 की तहरीक के बाद से कोई नहीं आया। ये PNA की मूवमेंट चली थी, लोग आपने शामिल किए थे, 20 लोग मारे गए थे। लोग ये समझते हैं कि जी हमें बुला के इक़्तिदार कोई और ले जाता है। एक तो नहीं, दूसरा कोविड है, तीसरा ये कि लोगों को पता है कि जी एक बंदा घर से निकलेगा और गिरफ्तार हो जाएगा तो उसका घर को कौन संभालेगा, तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं दोनों तरफ से। जी मेमन साहब। ये अक्षम साहब, आपकी बात साहब आप न डराएं, थोड़ा आगे बढ़ाऊं। खुद कभी जो है उनको मोबिलाइज करना पड़ता है।
लोग चाहते हैं कि जी ये तब्दीली आए, लेकिन लोग चाहते हैं वो क़यादत जिसकी हम आवाज पे लब्बैक करें। तो आज भी लोग तैयार हैं। जिस दिन सारी लीडरशिप ने कोई कॉल दी, मैं आपको ये बहुत बड़ा लोग कोरोना की परवाह किए बगैर आप कह रहे हैं कि सड़कों पर आ जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर मुझे, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। शर्जील मेमन साहब एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपकी राय भी लूंगा। और दूसरा ये कि अभी मरियम साहबा ने अपनी ट्वीट में ये इशारा तो दिया है कि शमीम अख्तर साहबा जो हैं नवाज शरीफ साहब की वालदा, उनका जसद खाकी यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ उनकी तदफीन होगी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी कुछ फैमिली के ज़राए बता रहे हैं फैसला होना बाकी है। अगर उनकी वहाँ पर तदफीन करने का फैसला होता है तो क्या हुकूमत उनके जनाजे में शिरकत के लिए यहाँ से शहबाज शरीफ और मरियम साहबा को जाने देगी? ये भी एक अहम सवाल है, इस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। सदाकत अब्बासी साहब, एक चीज़ जैसा कि अभी प्रोग्राम के शुरू में भी हमने डिस्कस किया था, अगरचे इशारा तो दिया गया है मरियम नवाज साहबा की तरफ से कि नवाज के उनकी दादी की जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर लाई जाएगी, लेकिन नवाज शरीफ को उन्होंने मना कर दिया कि वापस ना आए। लेकिन अगर ये फैसला होता है, इसका भी इशारा पार्टी के कुछ ज़राए की तरफ से आया है कि वहाँ पर अगर उनकी तदफीन की जाती है तो क्या शहबाज शरीफ साहब को और मरियम साहबा को जाने की इजाज़त दी जाएगी कि वहाँ पर वो जाके जनाजे में शिरकत कर सकें? पहले तो मैं दो जुमले बोल लूँ। ये जो कोई खुशफहमी है मौलाना साहब मुफ्ती साहब को कोई खुशफहमी है या पीपल्स पार्टी की खुशफहमी है, अभी 4 दिन तो गुजरे हैं आपकी वो जो शिकस्त थी गिलगित बल्तिस्तान की, अभी तो उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई, तो आपको वहम जो है वो पैदा होना शुरू हो गए। दूसरी बात ये कि ठीक है, हो सकता है पीटीआई की गवर्नमेंट में महंगाई वाला इशू भी आया, कुछ मईशत के मसाइल भी आए, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या बेचती है शर्जील साहब? आप तो 13 साल में शहर कायद जो रोशनियों का शहर था, पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर था, उसका जो आपने हुलिया बिगाड़ दिया है। सड़कें सारी उखड़ी हुई हैं, कचरे का ढेर है, पीने का पानी नहीं है, नालों पे आपने कब्जे कराए हुए हैं। आपने उनके पैसे देने ना 400 अरब रुपए, वो एक ही जवाब देंगे तो आपको। आपके पास वो कहते हैं आपने उनके पैसे रोक रखे हैं, इस वजह से इतने सालों में तरक्की नहीं हो सकी। ओ पैसे तो चले हमने 2 साल रखे ना सर, पैसे हमने रखे हैं। वो पिछले 10 साल तो इनकी अपनी हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत थी। तो कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, जो पूरे पाकिस्तान को रोजगार देता है, जो हमें टैक्स रेवेन्यू देता है, जो खूबसूरत तरीन शहर था पाकिस्तान को, आपने उसका क्या असर कर दिया? आपको कौन सिंध से बाहर निकलने देगा मेरे भाई? आपकी तो हुकूमत ने जो लाड़काना आपका जो एक सियासी किबला है, उसका क्या आपने असर कर दिया? जहां आपके शहीदों की कब्रें, लिहाजा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए आप कोई नया तजर्बा नहीं है, हमने एक नया तजर्बा है और अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ा कामयाब जा रहा है। रही बात कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर अपनी वालदा की तदफीन वहां पे करते हैं, तो वैसे इस हुकूमत से, इस मुल्क से, इस रियासत से, इसके इदारों से बड़ी गलती हुई कि हमने एक सजा याफ्ता मुजरिम मियां नवाज शरीफ साहब को तरस खा के छोड़ा। मेरा नहीं ख्याल कि ये तरस अब दोबारा खाएगा। जिस तरह का उन्होंने जाके रवैया रखा, वहां जाके अदलिया पे, वहां जाके फौज पे, वहां जाके हुकूमत पे, मुल्क के इदारों पे, पूरे निज़ाम पे जिस तरह के उन्होंने वार किए, मेरा नहीं ख्याल कि इस खानदान पे अब दोबारा पाकिस्तानी रियासती इदारे ये रिस्क लेंगे। तो मैं तो नहीं समझता कि इनको जाने देना चाहिए। मैं तो समझता हूँ तमाम ज़राए इस्तेमाल करके मियां नवाज शरीफ को यहाँ लाया जाए ताकि वो अदालतों में अपनी सजा भुगतें और अदालतों को अपना सबूत दें। चलें इस पर इंतजाम साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, लेकिन पहले शर्जील मेमन साहब, फ्लैट्स हैं उसकी पैसे कहां से आए? ठीक है जी, शर्जील मेमन साहब वो कह रहे हैं आपने हुलिया क्या बिगाड़ दिया सिंध का? आपको कौन सिंध से बाहर जगह देगा? आपकी एक्सेप्टेंस ही कहीं नहीं है। जो भी वफाक की तरफ से सिंध को शेयर मिलता है उस पर वफाक की हुकूमत डाका मार के बैठी हुई है। लेकिन जो हमें ये बात कह रहे हैं, मतलब हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एक असली इलेक्शन में इसी दफा हमने कंटिन्यूसली अपनी हुकूमत बनाई है, लेकिन जो जाली मैंडेट के साथ जो लोग बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, पेशावर में बीआरटी के साथ इन्होंने क्या असर किया? उस बीआरटी में चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए की रिश्वत ली गई, एक बैग के लफ्ज इस्तेमाल है जो कि इनकी अपनी हुकूमत पे। और ये जो इतने बड़ी ईमानदार पार्टी बनती है, इमरान खान साहब आज भी कुछ नारों नहीं दूंगा, इमरान खान से पूछे कि जी बराए मेहरबानी आपने बीआरटी को इसके ऑर्डर क्यों लिया हुआ है? आपने जो कर्म छुपाने के लिए आपने इसके ऑर्डर लिए क्यों है? आपने क्यों अपने जो है फॉरेन फंडिंग केसेस पे इसके ऑर्डर लिए हुए? आप तो ईमानदार है, आप तो अपोजिशन की ओर है।
अगर आप ईमानदार हैं तो आप बोले आप क्यों उसके ऑर्डर से छुपे हुए भाई? आप करप्शन के इल्जाम तो आपके ऊपर लगे हुए और वो इल्जाम तो प्रूव्ड है। ये तो करप्शन इनकी बाकायदा प्रूव्ड है कि ये इस वक्त जो बीआरटी का हशर किया, बसें वहां जल रही है, बसों में वहां आग लग रही है और कितनी कॉस्ट की वो प्रोजेक्ट था, वो किस कॉस्ट पे बना है, इनकी पूरी केपीके की गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, इनके इमरान खान साहब खुद उसमें इन्वॉल्व है। आप इनसे पूछें, एहसाम साहब इनसे पूछें, आप असद साहब आप उनसे पूछें भाई क्यों इससे ऑर्डर लिया हुआ है, कब इससे ऑर्डर खत्म कर रहे हैं? और कोई भी शरीफ आदमी अगर ईमानदार हो तो वो अपने केस को छुपाने के लिए क्यों इससे ऑर्डर लेगा कि मेरे खिलाफ करप्शन का केस ना चले, करप्शन इंक्वायरी ना हो? इनके पास कोई जवाब है? मैं एक और सवाल पूछता हूँ, ये सबसे बड़े ईमानदार बनते हैं, इनसे पूछे जी कि आपने एमएनएसटी, आपके इमरान खान साहब ने एमएनएसटी क्यों ली हुई है, इमरान खान की बहन ने एमएनएसटी स्कीम क्यों ली हुई है? ये तो ईमानदार लोग थे, तो हर साल टैक्स भरते। चलें, अगर आपने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए हैं तो अब्बासी साहब से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास भी आ जाता हूं। अब्बासी साहब मुख्तसरन कुछ कहना चाहेंगे आप? देखें, जहां तक बीआरटी की बात है, बीआरटी पे स्टे इसलिए लिया था कि उस पे काम मुकम्मल हो जाए और वो स्टे लेना हर एक पार्टी का अपना हक होता है, कानूनी हक होता है। मैंने आपसे 13 साल का हिसाब मांगा, आपने 13 साल के बदले में मुझसे सवाल कर दिया। मैं हम अपने सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आपने जो मेरा खूबसूरत शहर बर्बाद किया पीपल्स पार्टी ने, उसका जवाब दें। आपने अगर वोटों की बात की तो हमें पेशावर में और हमें केपीके में पहले से दुगना वोट पड़ा है, लेकिन आप ये बताएं कि आपको तो कराची से वोट भी नहीं पड़ता, आपने कराची के लोगों से किस बात का बदला लिया कि पाकिस्तान का हंसता बसता खूबसूरत तरीन शहर जो आपने उजाड़ा है, उसका जवाब आपने कोई नहीं दिया। चलें, आप एक दूसरे से सवाल करते रहिए, जवाब आप दोनों ही नहीं देंगे। लेकिन मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए, एक बात तो वजीर आजम ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दी, उन्होंने कहा कि जनाब 10 लाख जलसे कर लें, क्योंकि जलसे आप कर रहे हैं एनआरओ के लिए, एनआरओ नहीं मिलेगा। आज फिर उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा 10 लाख जलसे कर लें आप, एनआरओ तो नहीं मिलेगा। तो क्या फायदा जलसों का सर? फिर नहीं, एनआरओ उनकी जेब में तो है ही नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो आवाम का वोट चोरी हो गया है, उस चोर को ढूंढ रहे हैं। उस ढूंढने के लिए कभी हमें जाना पड़ता है गुजरांवाला, कभी कोटा जाते हैं, कभी कराची जाते हैं, कभी पेशावर गए हैं, अब अपने चोर को ढूंढते हैं। आवाम का वोट चोरी हो गया है, उस चोर को ढूंढने में क्या कबाहत है? इसमें तो पीटीआई वाले भी हमारे साथ हैं। इनमें एक ही इल्जाम है, ज्यादा तो नहीं, इनके पास चोरी का माल हमने पकड़ा हुआ है, वो चोरी का माल मार्केट में इनके पास आ गया है, तो ये भी हमारे साथ ताउन करे। आवाम इनकी भी आवाम है। और अगर हमने चोर, क्या आपकी कितनी सीटों पर वोट चोरी हुए हैं? कुछ आप 5 सीटों पर, 10 सीटों पर, 15 सीटों पर, यानी आपकी कितनी सीटें होती हैं अगर आपके वोट चोरी ना हुए होते? ये कोई तो कैलकुलेशन। मिसाल के तौर पर मेरी नहीं, देखो मिसाल के तौर पर मुझे 50 वोट पड़े मुफ्ती साहब आपको पंजाब में, देखो दरमियान में आप न बोलें, आप देखो दरमियान में न बोलें। देखो अगर किसी ने चोरी की है तो पूरे माशरे की वोट जी जी सुनो यार, मेरे पास नाराज ना होना। आपको जिस तरह फजल रबी से मिले हैं ना, वो भी मुझे मालूम है ना। आपके अपने वोट होते तो आज अवाम तो आपके साथ आती ना, अवाम तो आपके साथ नहीं है। इंशाअल्लाह ये मुकाबला ठप्पा है। इन्होंने डेमोक्रेसी की तारीफ तब्दील की रियासत। पहले डेमोक्रेसी होती थी, इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब 2018 में तब्दील हो गई, इज द गवर्नमेंट ऑफ द ठप्पा, बाय द ठप्पा, फॉर द ठप्पा। अब ठप्पा वालों के लिए जरूरत नहीं है कि उनके लिए आप महंगाई खत्म करें। लास्ट कमेंट, ये दो चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पे जो ध्यानदारी की बात है असद करनी चाहिए। जो बीआरटी का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं है। बीआरटी 20 बिलियन से 120 बिलियन का प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं चल नहीं रहा, बसें जल रही हैं। अब कराची का जिक्र किया गया, कराची का बेड़ा गर्क हुआ। लाड़काना का शर्जील मेमन साहब माजरत के साथ आज कहा जाता है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का सबसे ख़राब शहर इस हवाले से लाड़काना है कि कुत्ते के मरने की जो बात है सबसे ज़्यादा वहाँ पे हो रही है, वहाँ पे वैक्सीन नहीं है। देखें, ये भी वो कायद का शहर है, आपने देखा भुट्टोस का शहर है, वहाँ पे क्या हाल हो रहा है। बाकी एनआरओ की बात है, एनआरओ की बात तो महमूद जुबैर साहब से पूछ लें, जो ऑन रिकॉर्ड है, ये कह रहे हैं कि जी हाँ मैं गया था। 10 महीने खामोशी रही ना नवाज शरीफ साहब की, मरियम साहबा की। उसके बाद वो मान लें कि मैं 2.5 घंटे की मुलाकात में जाके मैंने आर्मी चीफ से मौसम नहीं डिस्कस किया था, मरियम का साहबा का भी मैंने फ्यूचर का जिक्र किया था कि जी उनको छोड़ दिया जाए, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। उसके बाद रिएक्शन हुआ। दूसरी बात ये जो मैं ये कहूँगा, जो उन्होंने कहा है ना कि जी नवाज शरीफ साहब अपना शहबाज शरीफ साहब को भेजने वाली बात,
तो वो पंजाबी में कहते हैं सस्ये बेखबरे तेरा लुटे शहर बंबोर। एक दफ़ा तो हो चुका है असद, दूसरी दफ़ा कभी गलती नहीं करेंगे। असल बात यह है कि माजराई जिस तरह बढ़ रही है, मुल्क को नुकसान हो रहा है, ये वक्त आ गया है कि ग्रैंड डायलॉग करें, जो कुछ करें इस मामले में। हुकूमत जो है रिसीविंग एंड पे है, ये बैठ के मसला हल करे, कोविड का मसला हल करे, किस तरीके से ये माजराई खत्म होगी। जनवरी में तो हुकूमत जाती नजर नहीं आ रही, लेकिन हालात ठीक होते भी नजर नहीं आ रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतिशाम शजील मेमन, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब और सदाकत अली भाई साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।